भारत में लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। इस समय भारत के विपक्षी नेताओं ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को ही बुरी तरीके से बदनाम कर दिया है। विपक्षी नेताओं ने भारत की तमाम केंद्रीय संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को बदनाम किया, सुप्रीम कोर्ट को बदनाम किया और अब तो विपक्षी नेताओं ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी सीधा हमला करना, आरोप लगाना शुरू कर दिया है। जैसे हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट की एक जज के सामने पेश होने से ही इनकार कर दिया और कहा कि यह जज निष्पक्ष नहीं है। चुनावों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि चुनाव भी रिग्ड है। लोकतंत्र के इन तीनों स्तंभों को बदनाम करने के बाद अब सोशल मीडिया पर एक नई लहर चली है और वो है भारत के मीडिया को बदनाम करने की लहर। ये विपक्षी दल, ये पार्टियां और इनके आईटी सेल ये समझ चुके हैं कि 4 स्तंभों में सिर्फ एक स्तंभ ऐसा बचा है जो अब भी मजबूती से खड़ा है और वो स्तंभ है मीडिया। इसलिए अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जगह जगह पर आप देखेंगे कि मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों, न्यूज़ एंकर्स को लगातार बदनाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनके मीम्स बनाकर डाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस देश के लोगों को अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ही भरोसा करना चाहिए और देश के लोग मीडिया से नाराज हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश की जनता ना तो अदालतों द्वारा सुनाए जा रहे फैसलों को माने, ना चुनाव के नतीजों को माने, ना ईडी और सीबीआई की जांच को माने और आखिरी कड़ी है मीडिया, जो मीडिया कह रहा है उसे भी ना माने। यानी लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं उन्हें बुरी तरीके से बदनाम कर दो। अभी तक हमारे देश का मीडिया काफी विश्वसनीय रहा है, मेरा ऐसा मानना है, लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि मीडिया के रूप में ये आखिरी विकेट भी गिर जाए। असल में ये सारा नैरेटिव उन लोगों को सूट करता है जो भारत को नेपाल और बांग्लादेश जैसा बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब भारत के लोग लोकतंत्र के इन 4 स्तंभों पर विश्वास करना बंद कर देंगे, तब ऐसी क्रांति लाना आसान हो जाएगा उनके लिए जिससे वो बैठे बैठाए सत्ता में आ जाएं। क्योंकि सोशल मीडिया का ये रास्ता एक ऐसी दिशा में जाता है जहां भारत जैसे मजबूत देश को तोड़ने की एक साजिश चल रही है। ये विपक्षी पार्टियां समझ चुकी हैं कि जनता में बढ़ते गुस्से के कारण अब ये चुनाव कभी नहीं जीत पाएंगी। इसलिए सत्ता में आने का एकमात्र रास्ता यही बचा है कि इस देश के युवाओं को भड़काया जाए, देश में चारों तरफ असंतोष की आग को फैलाया जाए, देश की जनता को बहकाया जाए, उनके सामने झूठे बयान दिए जाएं। और राहुल गांधी भी इसी अराजकता फैलाने वाले मॉडल पर लगातार बड़ी बड़ी झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं और उन्हें लगता है कि सिर्फ 1 साल में ही मोदी सरकार गिर जाएगी। ये है राहुल गांधी का सपना, जिसमें वो सोचते हैं कि एक दिन वो सुबह सुबह उठेंगे और देखेंगे कि वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। तो राहुल गांधी का बिजनेस मॉडल देखिए, चुनावों को लेकर जब वो चुनाव में हारते हैं तो कहते हैं कि वोट चोरी हो गई। पश्चिम बंगाल में आज आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी की क्या हालत हो गई है। डीएमके के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। तमिलनाडु के चुनाव में देख लीजिए आज कांग्रेस पार्टी की क्या हालत हो गई है। बाकी के राज्यों में, बिहार में देख लीजिए कांग्रेस पार्टी की आज क्या हालत हो गई है। लेकिन वो लगातार हमारे चुनावी प्रक्रिया को निशाना बनाते हैं, कहते हैं वोट चोरी हो रहे हैं, अदालतों को निशाना बना रहे हैं, हमारे देश की एजेंसीज को निशाना बना रहे हैं
और मीडिया के बारे में वो लगातार क्या कहते हैं ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज जो उन्होंने बयान दिया है ये बहुत खतरनाक बयान है, ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। इस बयान के बाद आज भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा जरूर करना चाहिए। उन्होंने हेड ऑफ इंटेलिजेंस का जिक्र किया। मेरे हिसाब से शायद वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कर रहे थे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग भी, उनके चीफ भी उन्हें जानकारियां दे रहे हैं, उन्हें मैसेज भेज रहे हैं। तो आज आईबी के चीफ तपन कुमार डेका को भी राहुल गांधी से बात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने इतना बड़ा दावा किया। आज भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को भी राहुल गांधी को जरूर फोन लगाकर पूछना चाहिए कि न्यायपालिका से ऐसे कौन कौन से जज हैं जो राहुल गांधी को लगातार संदेश भेज रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, जानकारियां लीक कर रहे हैं। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि ये तीनों बहुत ही इस देश के सम्मानित लोग हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। आज इन्हें राहुल गांधी से जरूर यह पूछना चाहिए कि राहुल गांधी आए और पूरे देश के सामने ये स्पष्ट करें कि आईबी से कौन है जो उन्हें ये लगातार इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। कौन कौन से ऐसे जज हैं जुडिशरी से जो वो कह रहे हैं, जो उन्हें इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं उनके सामने। और वो जिस चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं वो कौन है। आज ये बात ऐसे नहीं जानी चाहिए। और अगर ये बात साबित नहीं होती तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी इस देश को बहका रहे हैं, झूठे दावे कर रहे हैं। यह दावा तो उन्हें साबित करना ही पड़ेगा। और इससे भी बड़ी बात, खतरनाक बात जो उन्होंने कही वो ये कि बहुत जल्द भारत में इमरजेंसी लग सकती है, आपातकाल लग सकता है। उन्हें लगता है कि जैसे उनकी दादी इंदिरा गांधी ने एक बार आपातकाल लगा दिया था, अब आगे भी भारत में आपातकाल कभी लग सकता है, क्योंकि वो इसी मॉडल को समझते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा खतरनाक बयान है, लोगों को डराने वाला, कि भारत में आपातकाल लग सकता है। ये एक बहुत बड़ा और देश को अस्थिर करने वाला खतरनाक बयान है। और ऐसा बयान देने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जो भी हमारे संविधान में है वो जरूर होनी चाहिए। और वो खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। आज उनकी ये बातें सुनकर अगर दूसरे देशों के जो नेता हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, वो भारत के बारे में क्या कहेगा। वैसे एक बात राहुल गांधी को कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इस देश में पहली और अब तक की आखिरी बार इमरजेंसी खुद उनकी अपनी दादी इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को लगाई थी। तो राहुल गांधी का सपना तो यही है कि बस इसी तरह गाड़ी चलती रहे। वो समझ चुके हैं कि चुनाव तो वो कभी जीत नहीं पाएंगे। विपक्षी पार्टियां भी, अब कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं है जो कभी चुनाव जीत सके। उनके सामने एक ही रास्ता है, देश के लोगों को बहकाओ, देश के लोगों में असंतोष की आग लगाओ, कुछ मदद अगर बाहर से मिलती है तो वो भी ले लो, देश के लोगों को लगातार हर रोज उनको बहकाने के लिए झूठ बोलो। और यही काम राहुल गांधी इस समय कर रहे हैं। वैसे तो राहुल गांधी भारत को लेकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन लगता है कि वो खुद जो विपक्ष का इंडी गठबंधन है उसका भविष्य वो नहीं देख पा रहे हैं। वो भारत का भविष्य तो देख रहे हैं। मोदी 1 साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, वो ये भी देख पा रहे हैं। इस देश में इमरजेंसी लग जाएगी, ये भी देख पा रहे हैं। लेकिन उनका जो अपना विपक्षी गठबंधन है, जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा था, लेकिन उसे कहना चाहिए इंडी गठबंधन, उसका क्या भविष्य है वो ये नहीं देख पा रहे। अब डीएमके ने यह घोषणा कर दी है कि वो 8 जून को नई दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। डीएमके ने कहा ना कि यह फैसला पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया है। यानी डीएमके अब विपक्षी गठबंधन में नहीं बैठना चाहता। डीएमके का आरोप है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने उसके साथ विश्वासघात किया, जिससे डीएमके के कार्यकर्ता अब कांग्रेस से नाराज हैं। तमिलनाडु चुनाव में डीएमके और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद राहुल गांधी ने जोसेफ विजय और उनकी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर यह है कि डीएमके को लोकसभा सचिवालय से संसद में कांग्रेस से अलग बैठने की मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद लोकसभा में डीएमके के सांसद अब कांग्रेस के सांसदों के साथ नहीं बैठेंगे, उनसे अलग बैठेंगे। डीएमके की मांग थी कि वो अब कांग्रेस के साथ संसद में नहीं बैठना चाहती। ये सब चीजें राहुल गांधी को दिखाई नहीं दे रही और राहुल गांधी को विपक्ष के नेता
पश्चिम बंगाल में कैसे सड़कों पर पिट रहे हैं यह दिखाई नहीं दे रहा। राहुल गांधी को विपक्षी पार्टी डीएमके तमिलनाडु में कैसे चुनाव बुरी तरीके से हार गई यह दिखाई नहीं दे रहा। राहुल गांधी को अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर सिमट गई यह दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस जैसी पार्टी तमिलनाडु में सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई, उन्हें यह दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें दिखाई यह दे रहा है कि अगले 1 साल में उनका नंबर आने वाला है।